फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन, मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी टीवी परचेजिंग से रिलेटेड समस्या शेयर करते रहते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपके मन में टीवी परचेजिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। आप में से कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें बजट कैटेगरी का कोई टीवी खरीदना चाहिए या फिर सोनी, सैमसंग या एलजी के लोअर मॉडल्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो बहुत हद तक बिना किसी दुविधा के आप टीवी खरीद पाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ये माने बैठे हुए हैं कि बड़े ब्रांड्स के टीवीज की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि लोअर ब्रांड्स ज्यादा नहीं चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी टीवी की ड्यूरेबिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हायर ब्रांड्स के टीवी लेने का तभी फायदा है जब आप हायर रेंज के वो टीवीज ले जिनके स्पेसिफिकेशंस हाई हैं, क्योंकि उनकी ही क्वालिटी अच्छी होती है। आप ब्रांड नेम के चलते बड़े ब्रांड्स के बजट टीवीज को महंगे दामों में ले तो लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े ब्रांड्स के लोअर रेंज के टीवीज दूसरे बजट ब्रांड्स जैसे ही होते हैं, बल्कि उनमें आपको अच्छे बजट टीवीज के मुकाबले ब्राइटनेस भी काफी कम मिलती है। साथ ही साथ उनमें वो फीचर्स भी नहीं मिलते जो अच्छी बजट कंपनीज आपको इस समय दे रही हैं। मुझसे टीवी लेते समय बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये बजट टीवी सोनी, सैमसंग और एलजी जितना 10 सालों तक चल जाएगा। अब यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर बड़ी कंपनीज अपने टीवीज को लेकर इतना ही श्योर होती तो क्या वो स्वयं अपने टीवीज पे 1 साल की जगह 5 साल या उससे ऊपर की वारंटी नहीं देती क्या? मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेल्स और कमेंट्स आते हैं जो सोनी, सैमसंग, एलजी और पैनासोनिक के टीवीज के 2 से 3 सालों में ही खराब होने की बात बताते हैं, और उनका ये भी कहना होता है कि कंपनी रिपेयरिंग का चार्ज लगभग उस टीवी के कॉस्ट के बराबर ही बताती है। मेरे स्वयं के पास सैमसंग का टीवी था जो सिर्फ 2 सालों में ही खराब हो गया, जबकि मेरे यहाँ टीवी ज्यादा नहीं चलता है। आप ये सोचिए कि जब आप कोई एलईडी खरीदते हैं, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी की ही क्यों ना हो, कभी कभी वो जल्दी खराब हो जाती है, जबकि कई बार कोई बजट रेंज का एलईडी सालों साल अच्छे से चलता रहता है। इसीलिए किसी टीवी की लाइफ बताना इम्पॉसिबल है। एक रिस्पेक्टेबल जर्मन वेबसाइट golem.de को दिए अपने इंटरव्यू में एक काफी बड़े टीवी टेक्नीशियन ने बताया था कि आजकल जो भी एलसीडी टीवीज बन रहे हैं, चाहे वो सोनी, सैमसंग, तोशिबा या फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनीज के ही क्यों ना हो, उन्हें सिर्फ 3 से 4 सालों तक चलने के लिए ही बनाया जाता है। वो भी तब जब आप उन्हें सिर्फ 5 घंटे रोज से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। उसका कहना था कि कुछ टीवीज इससे ज्यादा चल जाते हैं, लेकिन वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। उस आर्टिकल की लिंक मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। टीवी की लाइफ उसमें लगी एलईडीज की क्वालिटी और नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। जिन टीवी की ब्राइटनेस कम होती है उनमें एलईडीज कम क्वांटिटी में लगी होती हैं। अगर उनमें से एक भी एलईडी खराब होती है तो टीवी की ब्राइटनेस और कम होकर परफॉर्मेंस को बिल्कुल खराब कर देती है। जिन टीवीज में ज्यादा ब्राइटनेस दी गई होती है उनमें एलईडीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है या फिर क्वालिटी अच्छी होती है। इसीलिए अगर उनमें से एक आध एलईडी खराब भी होगी तो भी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा कम नहीं दिखेगी। 400 निट्स ब्राइटनेस से कम वाले टीवी को लेना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ब्राइटनेस पिक्चर क्वालिटी को अच्छा बनाने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। जितनी बड़ी स्क्रीन होती है उसके लिए उतनी ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत होती है। इस समय बजट में अच्छी ब्राइटनेस केवल व्यू, हाइसेंस और थॉमसन टीवीज में देखने को मिलती है, और ब्रांडेड कैटेगरी के बजट टीवीज में सोनी लीड करता है। एलजी और सैमसंग लोअर रेंज के टीवीज में 300 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस ही देते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक 25,000 का बजट टीवी ना खरीद कर एक हायर ब्रांड का 50,000 वाला टीवी को खरीदा, तो शुरू में ही आपको उसके लिए 25,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। अगर हम ये मान कर भी चले कि 50,000 वाला बड़े ब्रांड का टीवी 6 से 7 साल चलेगा और बजट ब्रांड का टीवी सिर्फ 5 साल ही चलेगा, तब भी वो हायर ब्रांड का टीवी आपके लिए घाटे का सौदा होगा। वो इसलिए क्योंकि जो 25,000 आप पहले ही उसके लिए ज्यादा खर्च कर चुके हैं उसे आप सेव करके बैंक में रख सकते थे,
और यदि आपका टीवी 4 से 5 सालों में ही खराब हो जाता, तब आप उसी पैसों से एक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टीवी खरीद सकते थे। टेक्नोलॉजी रोज डेवलप होती रहती है। अगर आप ये सोच के टीवी लेते हैं कि वो 6 से 7 साल आराम से चल जाए, तो ये सोच लीजिए कि इतने सालों में लेटेस्ट फीचर्स आ जाएंगे जो आपके टीवी में नहीं होंगे, और इस बात का आपको दुख जरूर होगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए, फुल HD, 4K, QLED या फिर OLED। इन सब टीवीज के प्रोज और कॉन्स पे मैं ऑलरेडी एक फुल लेंथ वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ वो सब डिस्कस नहीं करूंगी। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि आपके लिए कौन सा टीवी उपयुक्त होगा। अगर आपके पास सिर्फ SD बॉक्स है और आप उसे अपग्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि आपको SD चैनल्स ही ज्यादा देखने हैं, तो आपके लिए एक 32 इंच HD रेडी टीवी ही परफेक्ट होगा। फुल HD भी आप ले सकते हैं क्योंकि फुल HD टीवी पे SD चैनल्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर आप HD सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाएंगे तो SD चैनल्स आपको अच्छे नहीं दिखेंगे और फुल HD का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप फुल HD टीवी पे HD सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं तो HD चैनल्स के साथ साथ SD चैनल्स भी अच्छे दिखेंगे। 4K टीवी के लिए आपको HD सेट टॉप बॉक्स लेना ही होगा, नहीं तो चैनल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। 4K टीवी फ्यूचर रेडी है, इसलिए अगर आपका बजट है तो आप अब 4K टीवी ही लेने की सोचें, क्योंकि 4K टीवीज लेटेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं जो फुल HD में नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा अब काफी शोज और मूवीज भी 4K में आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी 4K टीवी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप फ्यूचर में इंटरनेट लगवाने की सोच रहे हैं तो भी आप 4K टीवी के लिए जा सकते हैं। फुल HD और 4K दोनों में अंतर की बात की जाए तो SD चैनल्स फुल HD पे ज्यादा अच्छे दिखेंगे, लेकिन क्योंकि 4K में अब ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशंस आती हैं तो SD चैनल्स आपको 4K में ज्यादा अच्छे दिखेंगे। 4K टीवी में पिक्चर अपस्केलिंग इंजन भी लगाया जाता है, जिससे USB और इंटरनेट के थ्रू प्ले हो रहे कम रेजोल्यूशन के कंटेंट्स भी अपस्केल होकर बेटर क्वालिटी में प्ले होते हैं। अगर आपकी व्यूइंग डिस्टेंस कम है तब भी आप एक छोटे साइज के फुल HD टीवी के मुकाबले एक बड़े साइज का 4K टीवी ले सकते हैं, क्योंकि फुल HD टीवी देखने के लिए ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब 4K और QLED टीवी की बात की जाए तो अच्छे QLED टीवीज की पिक्चर क्वालिटी 4K टीवी से काफी अच्छी होती है, क्योंकि QLED टीवी की ब्राइटनेस और कलर रिप्रोडक्शन 4K टीवी से ज्यादा अच्छा होता है। उसमें आपको ज्यादा बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि QLED टीवी भी 4K टीवी ही होता है जो बैकलाइट के लिए LEDs का ही इस्तेमाल करता है। बस उसमें LEDs की लाइट एक क्वांटम डॉट फिल्टर के थ्रू पास होकर आती है, जिससे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर रिप्रोडक्शन काफी इनहैंस हो जाता है। लेकिन सस्ते QLED टीवीज में आपको वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा जो एक अच्छे QLED टीवी में होता है। QLED टीवी लेने से पहले उसकी ब्राइटनेस लेवल जरूर चेक कर लीजिए। 500 निट्स के ऊपर की ब्राइटनेस वाले QLED टीवीज में ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सस्ते QLED टीवीज में कम ब्राइटनेस दी जाती है और उसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत आर्टिफिशियल सा लगता है, जैसे जबरदस्ती कलर्स को सैचुरेटेड किया गया हो। जबकि अच्छे QLED टीवीज में सब कुछ नेचुरल लगता है और सैचुरेटेड कलर्स आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं। एक सस्ते QLED टीवी के मुकाबले एक अच्छा 4K टीवी ही बेटर होगा। TCL कंपनी इंडिया में अच्छे टीवीज नहीं लाती है। यहाँ सिर्फ सब स्टैंडर्ड टीवीज ही मार्केट में लाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर कोई स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं बनी है। सेम मॉडल के फॉरेन में बिक रहे टीवीज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। आप स्क्रीन पे इंडियन और फॉरेन मार्केट में बिक रहे एक ही मॉडल के QLED टीवीज के बीच का अंतर देख सकते हैं। TCL और iFalcon दोनों ही एक कंपनी है और दोनों की आफ्टर सेल सर्विसेज पैथेटिक है, इसलिए भी मैं TCL के टीवीज को अवॉइड करने की सलाह दूंगी। सेंसुई का QLED टीवी भी लो ब्राइटनेस और लो स्पेसिफिकेशंस के चलते कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है जिससे हम उसे एक HDR10 और डॉल्बी विजन वाले 4K टीवी के ऊपर प्रेफरेंस दें। उससे बेटर होगा कि आप एक अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाले किसी 4K टीवी को ही ले लें। फुल अरे डीलेड बैकलाइटिंग VA पैनल और 700 निट्स ब्राइटनेस के चलते हाइसेंस के QLED टीवी के स्पेसिफिकेशंस बहुत हाई एंड है। अगर वो टीवी सस्ते प्राइस में रिलीज होता है तो बजट QLED टीवीज में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, लेकिन जब तक वो रिलीज नहीं होता है, इस समय सबसे सस्ते और बेस्ट परफॉर्मिंग QLED टीवी सैमसंग द फ्रेम
या फिर सैमसंग Q60R हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फुल अरे बैकलाइटिंग वाले टीवीज जिनमें लोकल डिमिंग हो वो देख लें। ऐसे टीवीज बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। माइक्रो डिमिंग, फ्रेम डिमिंग और अल्ट्रा डिमिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, ये केवल मार्केटिंग गिमिक्रीज हैं। सिर्फ फुल अरे लोकल डिमिंग ही पिक्चर क्वालिटी को इनहांस करने की क्षमता रखती है। ओलेड टीवीज की पिक्चर क्वालिटी सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें आपको डीपेस्ट ब्लैक्स और अमेजिंग क्लैरिटी देखने को मिलती है। लेकिन ओलेड टीवीज में कुछ सालों बाद बर्न इन की प्रॉब्लम आ सकती है। बर्न इन वो होता है जिसमें चैनल बदलने के बाद भी आपको पिछले चैनल की इमेज एक घोस्टिंग की तरह स्क्रीन पे दिखाई देती रहती है। ओलेड टीवीज अभी काफी कॉस्टली हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, इसलिए जब तक उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी और इम्प्रूव ना हो जाए उन्हें आप अवॉइड करके एक अच्छा क्यूलेड टीवी ले सकते हैं। वी पैनल की पिक्चर क्वालिटी आईपीएस पैनल वाले टीवी से ज्यादा अच्छी होती है और ऐसे टीवीज को आप अपने बेडरूम की डिम लाइट में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पे देख सकते हैं। वी पैनल का कंट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छा होता है, उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा अच्छी होती है और उसमें आपको डीप ब्लैक्स के साथ विविड और ब्राइट कलर्स मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आईपीएस पैनल का टीवी ज्यादा लाइट में काफी अच्छा दिखेगा, लेकिन डार्क रूम में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगेगा। आईपीएस पैनल के टीवी का कंट्रास्ट रेशियो अच्छा नहीं होता है, उसके ब्लैक्स डिमली लिट रूम में ज्यादातर ग्रे दिखेंगे और अंधेरे के सीन्स उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने वीए पैनल में लगते हैं। लेकिन आईपीएस पैनल टीवीज का व्यूइंग एंगल वीए पैनल टीवी से ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है जो फुली इल्यूमिनेटेड रूम में डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर टीवी देखेगी तो आपको आईपीएस पैनल वाला टीवी सूट करेगा। लेकिन अब कुछ वीए पैनल वाले टीवीज भी अच्छे व्यूइंग एंगल के साथ आ चुके हैं, जैसे हाइसेंस। वीए पैनल वाले टीवीज में हाइसेंस का व्यूइंग एंगल बेस्ट कहा जाएगा। अब बात करते हैं टीवी की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने की। तो किसी भी टीवी की ड्यूरेबिलिटी उसके यूज पे भी डिपेंड करती है। ओलेड को छोड़कर हर टीवी में एलईडीज होती हैं जिनकी घंटों के हिसाब से लाइफ होती है। अगर आप किसी टीवी को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, फिर चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का ही क्यों ना हो। दूसरी बात, टीवी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमेशा उसकी बैकलाइट को 50% से कम रखें। वो टीवी बिल्कुल मत लें जिनमें आपको बैकलाइट का कंट्रोल नहीं दिया जाता है। ऐसे टीवीज में बैकलाइट को बाय डिफॉल्ट फुल पे सेट करके रखा जाता है ताकि टीवी ब्राइट दिखे, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो कम ब्राइटनेस वाला टीवी होता है जिसकी बैकलाइट को फुल पे करके कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरी बात, टीवी को कभी खिड़की के आसपास नहीं रखें जिससे उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। कभी टीवी को लो लेवल पे जमीन के करीब न रखें जिससे उसमें डस्ट सेटल न होने पाए। टीवी को साफ करने के लिए सिर्फ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का उपयोग करें, जिससे बहुत ही हल्के हाथों से टीवी को साफ करें। कभी टीवी की स्क्रीन पे डायरेक्टली कोई क्लीनिंग लिक्विड न स्प्रे करें, बल्कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ को बहुत हल्का सा मॉइस्ट करके स्क्रीन को पोंछें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।